हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन। और ये मूवी ट्रांसफॉर्मर सीरीज का 4th पार्ट है। अभी तक मैंने ट्रांसफॉर्मर सीरीज के 1, 2 और 3 पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिनकी लिंक मैंने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन है, इसका अभी तक के ट्रांसफॉर्मर्स के 3 पार्ट्स जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं। इस मूवी में हमें सभी न्यू कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, साथ ही न्यू ट्रांसफॉर्मर्स भी दिखाए गए हैं। स्टार्ट माई एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 65 मिलियन साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें कुछ डायनासोर दिखाए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही एग्जिस्ट करते थे और कोई इस धरती पर नहीं रहता था। उसी टाइम हम देखते हैं कि आसमान से कुछ स्पेसशिप आ रहे होते हैं, जो कि अब धरती पे कुछ शील्ड्स डालने लगते हैं, और वो शील्ड्स दरअसल ट्रांसफॉर्मियम मेटल से ही बने होते हैं, जो कि धरती पे गिरने से ही पूरी जगह पे आग लगा देते थे। और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि जब वो शील्ड्स धरती से टच होती थी तो वो पूरी ट्रांसफॉर्मर धातु में ही बदल जाती थी, और इसी वजह से डायनासोर की पूरी प्रजाति थी वो भी खत्म हो जाती है। और उसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे में, जहाँ पे हमें आर्टिक्स पे एक जियोलॉजिस्ट दिखाई जाती है और उसका नाम था डार्सी। अब डार्सी एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उसे एक बहुत बड़े से डायनासोर का कंकाल मिलता है, लेकिन वो कंकाल हड्डियों से नहीं बना होता है। उस डायनासोर के ऊपर एक लोहे की परत जमी हुई थी और उस लोहे की परत को ट्रांसफॉर्मियम कहा जाता है। और अब ये ट्रांसफॉर्मियम क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि जैसा हमने लास्ट पार्ट ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून, उसकी एंडिंग में हमने देखा था कि सेंटिनल प्राइम ने उन 5 पिलर से धरती से लेकर के मून की तरफ एक ब्रिज बनाया था, जिससे कि मून पे जितने भी छुपे हुए डिसेप्टिकॉन्स थे वो सब धरती की तरफ आ गए थे और सभी ने धरती पे इस पूरी तबाही मचाने लगी थी। जिसके बाद सभी ऑटोपॉड्स ने मिलिट्री के साथ मिल करके उन सभी डिसेप्टिकॉन्स को वहाँ से भगा दिया था। मगर अभी इस बात को पूरे 5 साल बीत चुके हैं, और इसी वजह से अब जो गवर्नमेंट है वो ना तो डिसेप्टिकॉन्स के ऊपर भरोसा करती है, ना ही अब वो ऑटोपॉड्स के ऊपर भरोसा करती है। इस वजह से उन्होंने एक नया टीम ढूंढ लिया है, और गवर्नमेंट ने अब ब्लैक ऑक नाम के कंपनी से टाई अप कर रखा है। और वो कंपनी कहीं पर भी किसी भी डिसेप्टिकॉन या ऑटोपॉड को देखती है तो वो वहीं पे उसे जान से मार देती है, चाहे वो उस कंपनी को लीड कर रहा होता है हेरोड या डिंगर। हेरोड का मानना ये है कि इस धरती पे ट्रांसफॉर्मर्स जो चाहे वो डिसेप्टिकॉन हो या फिर ऑटोपॉड, उन ट्रांसफॉर्मर्स का धरती पे रहना सही नहीं है। उन लोगों को इस धरती से हमेशा इधर चले जाना चाहिए, और इसी वजह से वो बॉन्टी हंटर, जिसका नाम होता है लॉकडाउन, वो उससे एक डील कर लेता है और कहता है कि मैं इस दुनिया में जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स, चाहे वो ऑटोपॉड हो या डिसेप्टिकॉन, मैं सभी की लाशें तुम्हें ला करके दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। और वो चीज़ क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। जिसके बाद अब ब्लैक ऑक की टीम एक और ट्रांसफॉर्मर के ऊपर निशाना साध रही होती है, जिसमें से उन्हें एक ऑटोपॉड मिलता है जिसका नाम होता है रैचेट। अब ब्लैक ऑफ की टीम इस रैचेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वार कर रही होती है, इसे काफ़ी बुरी तरीके से शूट कर रही होती है, टॉर्चर कर रही होती है, और वहीं रैचेट उन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत डिस्ट्रॉय करो। वहीं पे अब दूर खड़ा हुआ लॉकडाउन, जो कि एक अपनी बहुत बड़ी डेंजर गन को निकालता है और उसी गन से अब रैचेट को शूट कर देता है। और वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो लॉकडाउन है वो भी एक ट्रांसफॉर्मर ही है, जो कि साइबरट्रॉन जैसे ही आया है। लेकिन जैसे कि हमारी दुनिया में कुछ गुंडे होते हैं जो कि सुपारी पे काम करते हैं, वैसे ही साइबरट्रॉन गेम पे भी ये ट्रांसफॉर्मर्स है, और वो क्रिएटर्स के लिए काम करता है। क्रिएटर्स वो लोग हैं जिन्होंने सभी ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया था, जैसे कि उसमें ऑप्टिमस प्राइम, साथ ही सभी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन भी शामिल थे। और वहीं से हमारी कहानी शिफ्ट होती है टेक्सास में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है कीट ईगर, और वो एक मैकेनिक है, और वो अपने गोदाम में बहुत सारे पार्ट्स को लाता है जिनको वो रिपेयर करता है और फिर उसे महंगे दामों पे बेच देता है। और फिर कीट को एक दिन पता चलता है कि एक बहुत बड़े हॉल में एक बहुत सारा पुराना माल है जो कि हमारे काम आ सकता है, और इसी वजह से वो अपने पार्टनर लोकस के साथ उसी हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे पुरानी मशीन्स मिलती हैं। और अब वहीं पे उसे एक बहुत बड़ा सा पुराना सा ट्रक दिखता है। जिसके बाद कीट इधर हॉल के लोगों से कहता है कि क्या आप लोग मुझे वो ट्रक दे सकते हैं। और इस ट्रक के बारे में गोदाम के लोगों को भी कुछ भी नहीं मालूम होता है कि ये ट्रक यहाँ पे कैसे आया और ये क्या चीज़ है, और इसी वजह से वो लोग अब उस ट्रक को कीट को दे देते हैं। जिसके बाद कीट उस ट्रक को लेकर के अपनी गोडाउन में आता है। जब वो उसकी मशीन को रीचेक करता है तब उसे पता चलता है कि इस मशीन के अंदर काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं। और जैसे ही कीट उस मशीन में थोड़ा सा
चार से तब उस मशीन के अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं और उसे वो ये समझ आता है कि इस मशीन के अंदर से आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये मशीन बहुत ज़्यादा खास है और इसे और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। और इसी वजह से वो अब लूकस से कहता है कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं तो उन पैसों से ज़्यादा पावर वाली बैटरी को लेकर के जिससे हम इस मशीन को और ज़्यादा चार्ज कर सकें और इस मशीन को एक्टिवेट कर सकें। इस मशीन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, तो अगर हम इसके नए पार्ट्स ले आएंगे तो उसे और हम अच्छे दामों पे बेच सकेंगे। और वहीं पर हमें केयरटेकर की एक छोटी बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है टेसा, और वो अब केयरटेकर से कहती है कि आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ कबाड़ उठा करके ले आते हैं। ये सारा कबाड़ हमें क्या चीज़ दिला देगा। जिसके बाद केयरटेकर अपनी बेटी से कहता है कि बेटा मैं एक साइंटिस्ट जैसा ही मैकेनिक हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैंने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, लेकिन मेरे कभी इन्वेंशन को कभी किसी ने तवज्जो नहीं दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये ट्रक अगर मैं सही कर दूंगा और इसे अच्छे दामों पर बेचूंगा तो फिर ये ट्रक हमें मालामाल जरूर बना देगी। साथ ही वो अपनी बेटी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें इस मशीन के बारे में कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ जिसको मैंने अभी बहुत ही बारीकी से नोटिस किया। जिसके बाद अब वो केयरटेकर अपनी बेटी को लेकर के जाता है और फिर वो उस ट्रक को ऑन करता है, और जब वो ट्रक को ऑन करता है तो फिर उसमें उसके अंदर से फिर से एक आवाज़ आती है जो कि ऑप्टिमस प्राइम की होती है। और वहीं अब किड समझ जाता है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं जबकि ये ट्रक ऑप्टिमस प्राइम की यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर ऑटोबॉट की है। तो इनकी लड़ाई 5 साल पहले शिकागो में डिसेप्टिकॉन्स के साथ में हुई थी। अब वहीं भी टेसा और केयरटेकर दोनों नहीं चाहते थे कि इस गोडाउन में कोई भी ऑटोबॉट रहे, लेकिन केयरटेकर को ये पता होता है कि अगर यूएसए को कोई भी ऑटोबॉट पकड़ करके देगा या उनकी इन्फॉर्मेशन देगा तो उन्हें इनाम के तौर पे एक बहुत बड़ी राशि मिलेगी। अब टेसा केयरटेकर को ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन वहीं पे अब लूकस होता है जो कि अब ब्लैक ऑफ की टीम को कॉल करके ये बता देता है कि हमारी गोडाउन में एक ऑटोबॉट है। और अब ब्लैक ऑफ की टीम जो कि बिना मौका गवाए सीधे केयरटेकर के घर पहुंच जाती है, और वहां पे अब केयरटेकर से वो पूछती है कि चुपचाप बताओ कि ऑटोबॉट कहाँ पर है। पहले तो केयरटेकर मना कर रहा होता है कि नहीं मेरे पास कोई भी ऑटोबॉट नहीं है, मैं तो बस एक छोटे से ट्रक को यहाँ पे लेके आया हूँ जिसको मैं रिपेयर कर सकूँ और फिर उसे मैं अच्छे दामों को बेच सकूँ जिससे कि मैं अपने घर को चला सकूँ। मैं किसी ऑटोबॉट को नहीं जानता हूँ और ना ही मेरी कभी उससे बात हुई है। जिसकी बात अब ब्लैक ऑफ की टीम ये जब सुनती है कि मेरी उससे कभी बात नहीं हुई है, वो लोग एकदम से श्योर हो जाते हैं कि जरूर इसके पास ऑटोबॉट है और ये हमें बता नहीं रहा है और जरूर वो ऑटोबॉट बात भी करता है। तभी वो लोग केयरटेकर की घर की पूरी तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन तलाशी करने के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और उन्हें साथ ही उनके घर में कोई भी ट्रक और ऑटोबॉट नहीं मिलता है। तब वो केयरटेकर से आकर के पूछते हैं कि मुझे बताओ कहाँ पर गया है। तब केयरटेकर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया, मैं किसी को नहीं जानता हूँ और शायद वो अगर वो होगा भी यहाँ पे तो वो चला गया होगा। और अब ये चीज़ सुन करके ब्लैक ऑफ की टीम अब टेसा को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन वहीं पे अब केयरटेकर जो कि ब्लैक ऑफ की टीम से कह रहा होता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को मत मारो, मैं तुम लोगों को सब सच्चाई बता दूंगा। लेकिन ब्लैक ऑफ की टीम नहीं मानती है और जैसे ही उसकी बेटी को गोली मारने वाली होती है तब तक कि बेसमेंट ऑप्टिमस प्राइम निकल करके आ जाता है और अब वो ब्लैक ऑफ की टीम के लोगों को एक एक करके मारने लगता है। ब्लैक ऑफ की टीम के पास काफी सारी ड्रोन्स भी होते हैं जिनसे वो अब ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इस वजह से उसके ऊपर कोई भी ड्रोन का कोई भी असर नहीं पड़ता है और वहीं पे अब लॉकडाउन भी आ जाता है जो कि अब ऑप्टिमस प्राइम से लड़ने लगता है। वही हम देखते हैं कि एक तरफ ऑप्टिमस प्राइम जो कि ऑटोबॉट्स का लीडर था और उसकी लड़ाई लॉकडाउन से हो रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ हम केयरटेकर, टेसा और साथ ही लूकस को देख जो कि अब एक कार में बैठ करके वहाँ से भाग रहे होते हैं। अब वहीं पे टेसा का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम शीन होता है और वो एक कार रेसर होता है। तब वो अपनी कार को लेकर के आता है और अब वो केयरटेकर, टेसा साथ ही लूकस को अपनी कार में बैठा करके वहाँ से तेजी से भागने लगता है और तभी उनके पीछे ब्लैक ऑप्स की टीम भी पड़ी होती है। लेकिन शीन अपनी कार की स्पीड धीमी नहीं करता है और वो तेजी से कार को भगाते हुए एक अबेंडेंट सी फैक्ट्री में चला जाता है। लेकिन अभी भी ब्लैक ऑफ की टीम उनका पीछा कर रही होती है क्योंकि ब्लैक ऑफ की टीम के पास ड्रोन्स होते हैं और वो ड्रोन से उन लोगों की लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है और लोकेशन ट्रैक होने की वजह से वो लोग कहीं भी भाग नहीं पाते हैं। अब वहीं उसी अबेंडेंट फैक्ट्री में अब लॉकडाउन में पहुंच जाता है और वहां से अब ये तीनों भागने की कोशिश करते हैं, बट तब तक ही लॉकडाउन वहां पे अपना एक ग्रेनेड फेंक देता है और अब ग्रेनेड की चपेट में आने की वजह से लूकस एक ट्रांसफॉर्मियम धातु में बदल जाता है और अब वहां से केयरटेकर, टेसा साथ ही शीन वहां से भाग जाते हैं। अब उनके पास ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है जो कि अब इन तीनों को अपने साथ ले करके एक मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाता है और वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम अपने सभी टीम मेंबर्स से कांटेक्ट करता है जिसमें शामिल होते हैं बम्बलबी और साथ ही काफी सारे ऑटोबॉट्स, और रात में ये सभी मिलकर के एक जगह रीयूनाइट होते हैं। वहाँ पे अब ऑप्टिमस प्राइम इन सभी लोगों को बताता है कि ब्लैक ऑफ की एक गवर्नमेंट टीम जो कि अब हम सभी ऑटोबॉट्स को ढूंढ करके मार रही है और वो एक CSI के एजेंट है और इन लोगों का साथ एक बॉन्टी हंटर दे रहा है जिसका नाम है लॉकडाउन, और वो हम सभी लोगों को कहीं से भी ढूंढ करके निकालेगा और हम लोगों को मार डालेगा।
और वहीं पे केट जो कि इन लोगों से कहता है कि और वो उन लोगों के निशाने पे मैं भी आ चुका हूँ, वो लोग मुझे भी कहीं से ढूंढ निकालेंगे और मेरे साथ मेरे परिवार को भी वो लोग खत्म कर देंगे, और अगर हम लोग चाहे तो एक साथ मिल करके उन लोगों का सामना कर सकते हैं। जिसके बाद केट उन लोगों को बताता है कि मेरे हाथ में इन लोगों का एक ड्रोन आ गया था, जिससे हम लोग चाहे तो उसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते। अब सभी ऑटोबॉट्स मिल करके ड्रोन के बारे में छानबीन करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जो CSI की टीम है वो किसी KSI के लिए काम करती है, जो कि ड्रोन्स बनाया करती है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग उस कंपनी को ही खत्म कर दें तो फिर ना ही इन लोगों के पास कोई ड्रोन होगा और ना ही फिर CSI किसी के लिए काम कर पाएगी। और इस चीज़ के लिए सभी ऑटोबॉट्स भी राजी हो जाते हैं। अब अगले सुबह हमें केट को दिखाते हैं, जो कि अब CSI की ही कंपनी के एक एम्प्लॉय का एक नकली ID कार्ड बनवाता है और फिर वो CSI की कंपनी में एंटर कर जाता है। और अब CSI की कंपनी में एंटर करने के बाद उसे पता चलता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर, जिसका नाम है जो कि सभी ट्रांसफॉर्मर जो कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन की डेड बॉडी को मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर के मेल्ट करता है, यानी कि उन्हें पिघलाता है। क्योंकि जो डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट्स होते हैं वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर होते हैं, और उनका जो लोहा होता है वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मर, जो कि पिघलाने के बाद किसी का भी रूप ले सकता है और किसी भी तरीके से बन सकता है, चाहे वो कोई रेडियो या फिर कोई बंदूक या फिर कोई शील्ड या कोई तलवार या फिर जैसा हम चाहे वो चीज़ वो बन सकता है। और इसीलिए जोशुआ चाहता था कि वो उन सभी लोगों की डेड बॉडी से जो लोहा मेल्ट होगा वो उससे एक खुद का ट्रांसफॉर्मर बनाए, जो कि उसी के इशारों पे काम करे। वो जब चाहे तो वो सेना का साथ दे या फिर वो जब चाहे तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाए। और इसीलिए उसने कुछ मरे हुए ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की डेड बॉडी को मेल्ट करके उसमें अपनी एक नई टेक्नोलॉजी डाल करके कुछ नए इन्वेंशन किए, जिसमें शामिल होते हैं स्टिंगर और कुछ गैल्वाट्रॉन। अब वहीं पे जोशुआ, जो कि हमेशा से गैल्वाट्रॉन को ऑप्टिमस प्राइम जैसा लुक देना चाहता था, मगर जो गैल्वाट्रॉन का दिमाग था उसे मेगाट्रॉन की डेड बॉडी को मेल्ट करके ही बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार मेगाट्रॉन का ही रूप ले रहा था। फिर वो फाइनली सारी टेक्नोलॉजी से मिला करके उसका नाम रख दिया जाता है गैल्वाट्रॉन। और ये सारी चीज़ें इधर भी देख रहा होता है, मगर उसी टाइम अब उसकी पहचान खुल जाती है और सभी लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि ये कोई डुप्लीकेट है, ये किसी एम्प्लॉय की ID कार्ड लेकर के यहाँ पे आया हुआ है। और इसी वजह से अब सब लोग कीडेगर को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। और अब इस चीज़ का पता ऑटोबॉट्स को भी लग जाता है, जिसके बाद सभी ऑटोबॉट्स अब KSI कंपनी के ऊपर आकर के हमला कर देते हैं और वहाँ की जितने भी ड्रोन्स और मशीन होती है उन सभी को तबाह करने लगते हैं। और फिर फाइनली वो कीडेगर को वहाँ से लेकर के निकल जाते हैं। और ये चीज़ देखकर के जोशुआ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से वो अब अपने द्वारा बनाए हुए ट्रांसफार्मर स्ट्रिंगर और गैल्वाट्रॉन को उनके पीछे छोड़ देता है। पहले तो वो दोनों ट्रांसफार्मर इसके इशारों पे काम करते हैं, इसके कंट्रोल में होते हैं, बट कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों अब उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। वो कहीं पर भी शूट करने लगते थे, गोलियाँ चलाने लगते थे। और अब जोशुआ को समझ में आ जाता है कि ये दोनों ट्रांसफॉर्मर्स मेरे काबू में नहीं रहे हैं, अब ये लोग अपने इशारों पे काम कर रहे हैं, इनका जहाँ मन करेगा ये लोग वहाँ पे वो काम करेंगे। फिर हमें दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम साथ ही अब गैल्वाट्रॉन के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। वहीं पे हमें ऑप्टिमस प्राइम, जिसके पास ट्रांसफॉर्मिंग ब्लेड होती है जिनकी मदद से उसने मेगाट्रॉन को खत्म किया था, बट वहीं पे अब गैल्वाट्रॉन, जो कि मेगाट्रॉन की बॉडी को ले रखा होता है और मेगाट्रॉन के पास अब नई बॉडी आ जाने की वजह से वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके सीने में एक ब्लेड होती है और अब गैल्वाट्रॉन उस ब्लेड की मदद से ऑप्टिमस प्राइम की ट्रांसफॉर्मिंग ब्लेड को वहीं पे कट कर देता है, जिसकी वजह से ऑप्टिमस प्राइम वहीं पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास अपना कोई भी वेपन नहीं होता है। और उसी टाइम वहाँ पे अब आ जाता है लॉकडाउन और वो अब ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम को अपने साथ लेकर के जाने लगता है और जिस ट्रेन को वो यूज कर रहा होता है उसी की चपेट में अब टेशा भी आ जाती है और फिर वो टेशा को भी अपने साथ लेकर के जाने लगता है। वहीं पे केटेकर और शियन पे ये चीज़ खड़े करके देख रहे होते हैं, जिसके बाद उन लोगों से रहा नहीं जाता है और अब वो लोग भी उसके पीछे पीछे भागते हुए चले आते हैं। और अब केटेकर और शियन दोनों ही अब लॉकडाउन की शिप में पड़ जाते हैं। अब वहीं पे लॉकडाउन, जो कि अब ऑप्टिमस प्राइम से कह रहा होता है कि मुझे क्रिएटर्स ने तुम्हें वहाँ लाने के लिए बोला था और अब मैं क्रिएटर्स का काम वो पूरा कर रहा हूँ और क्रिएटर्स का मैं ये काम पूरा करके ही रहूँगा और तब तक कि तुम मेरे गिरफ्त में ही रहोगे। अब वहीं पे टेसा, जो कि नहीं चाहती थी कि वो इस स्पेसशिप में रहे, तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि वो इस स्पेसशिप से नीचे कूद जाए, लेकिन तब तक कि वहाँ पे और भी सारी रेस होती हैं जो कि अब टेसा के पीछे पड़ जाती है और ये सब कुछ केटेकर और साथ ही शेन भी देख रहे होते हैं। और अब वो लोग भागते भागते उसी स्पेसशिप के वेपन डिपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे नाइट्स भी होते हैं और अब वो नाइट्स अपना रूप बदल करके एक तलवार के रूप में तब्दील हो जाते हैं और वो तलवार एकदम गन की तरीके से लग रही होती है। और अब केटेकर और शेन उसी बंदूक की मदद से टेशा को वहाँ से बचा लेते हैं और वहाँ से टेशा को लेकर के जाने लगते हैं। वहीं अब ऑटोबॉट्स, जिनसे अब ये नहीं रहा जाता है कि उनके लीडर ऑप्टिमस प्राइम, जो कि अभी भी लॉकडाउन की गिरफ्त में है,
और वो लोग उसे बचाना चाहते थे, जिसके बाद वो लोग भी अब उसी स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं। लेकिन स्पेसशिप में चढ़ने के बाद उनके सामने काफ़ी सारी एलियन रेस होती है, जिनसे कि अब सभी ऑटोपॉड्स लड़ रहे होते हैं। और क्योंकि ऑटोपॉड्स के पास काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजी से बने हुए वेपन्स थे और काफ़ी सारी न्यू टेक्निक्स थी लड़ने की, जिनके बाद वो एलियन रेस से लड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। और अब सभी ऑटोपॉड्स मिल करके टेसा, केटेकर और साथ ही शेन को एक छोटी सी स्पेसशिप में बैठा करके वहाँ से निकल जाते हैं। और उसी से स्पेसशिप में वो लोग ऑप्टिमस प्राइम को भी लेकर के गए होते हैं। हालांकि वही लॉकडाउन को अभी तक नहीं पता चला था कि उसकी स्पेसशिप से एक छोटा स्पेसशिप गायब है। जैसा कि लॉकडाउन और एटिंकर के बीच में एक डील हुई थी, और एटिंकर ने डील ये की थी कि ऑप्टिमस प्राइम को वो लोग लॉकडाउन के हवाले करेंगे, बदले में लॉकडाउन उन्हें एक शीट देगा। शीट की मदद से वो लोग काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मियम धातु बना सकते थे। और अब एटिंगर उस शीट को ले करके पहुंच जाता है ग्वांजी, जो कि बीजिंग के अंदर आता है। और उसी टाइम वहाँ पे अब जोशुआ भी पहुंच जाता है, जो कि अब उस शीट की डिमांड करता है। और वहीं पे अब एटिंगर, जो कि अब जोशुआ से कहता है कि मैं ये शीट तुम्हें तभी दूंगा जब तुम अपनी कंपनी का 50% मुझे दोगे। और ये चीज़ सुन करके जोशुआ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसी वजह से अब वो एटिंगर को बता देता है कि अभी तक तुम लोग ट्रांसफॉर्मियम धातु को यूज़ करते आए हो, वो सभी ऑटोपॉड्स और डिसेप्टिकॉन्स को जानबूझ करके मार करके उनके शरीर को पिघला करके तब दिया जाता था। हालांकि जोशुआ नहीं चाहता था कि ट्रांसफॉर्मर्स, जो कि ऑटोपॉड्स और डिसेप्टिकॉन्स को जानबूझ करके मारा जाए, लेकिन वो भी इसी बिजनेस में शामिल था। इस वजह से वो अब कुछ भी नहीं कहता है। और इसी वजह से अब वो उस शीट का इस्तेमाल करने के लिए मंगोलिया के काफ़ी बड़े बड़े शहरों में जाया करते हैं। और उसी बीच अब केटेकर, जो कि अब जोशुआ को कॉल कर देता है और उसे बताता है कि अगर तुमने इस शीट को मंगोलिया के किसी भी जगह पे यूज़ किया तो फिर वो उस जगह को ट्रांसफॉर्मियम धातु में बदल देगा। और इसी वजह से जो तुम्हारा खुद का बना हुआ ट्रांसफॉर्मर, जिसका नाम है गैल्वाट्रॉन, वो इसी की मदद से अपने ही को डिसेप्टिकॉन्स को बनाएगा और उनसे वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इसी वजह से ये शीट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और उसके बाद शायद तुम भी ना बचो और ना ही तुम्हारी कंपनी बचेगी। और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो फिर मुझे वो शीट ला करके दो। मुझे मालूम है कि वो शीट कहाँ पे यूज़ करनी है और किसे देनी है। जिसके बाद फाइनली जोशुआ ये इस बात को समझ जाता है, और अब वो उस शीट को केटेकर के पास पहुँचाने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ऑटोपॉड्स को दिखाया जाता है, जिनके पास लॉकडाउन से चुराई हुई एक स्पेसशिप होती है, और फिर वो लोग उस स्पेसशिप की मदद से सीधे पहुंच जाते हैं कॉन्सू। और वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन को अब ये चीज़ पता चल गई होती है कि उसकी स्पेसशिप से एक छोटी स्पेसशिप शायद ही, और साथ ही ऑप्टिमस प्राइम भी गायब है। इसी वजह से अब वो पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगता है। साथ ही लॉकडाउन के पास एक बहुत बड़ी सी हाइड्रोलिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी मदद से वो अब इस धरती पे जितना भी लोहा होता है वो उसे अपनी तरफ खींच करके उसे दोबारा से ज़मीन पे फेंक रहा होता है। और वो ऐसा इसी वजह से कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि इस धरती पे जितने भी ऑटोपॉड्स या डिसेप्टिकॉन्स होंगे तो वो उसके मैग्नेट में अटैच हो जाएंगे, और फिर उन्हें जब वो अगेंस्ट से धरती पे पटकेगा तो फिर वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर से वो भी एक ट्रांसफॉर्मियम धातु से ही बने होते हैं। और वहीं पे अब जो ऑटोपॉड्स होते हैं वो लोग अनबिल करके लॉकडाउन से सामना कर रहे होते हैं, बट उसी बीच अब वहाँ पे पहुँच जाता है गैल्वाट्रॉन, जो कि अब अपनी इनहैंस पावर के साथ वहाँ पे मौजूद होता है। और अब वहाँ पे जितनी भी नई गाड़ियाँ होती हैं वो उन सभी को अपनी पावर की मदद से अपनी एक नई टीम बना लेता है। उन सभी गाड़ियों में म्यूटेंट कर देता है और वो सभी एक छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी टीम में उन्हें शामिल कर लेता है, और फिर वो अपनी नई टीम के साथ सभी ऑटोपॉड से फाइट करने लगता है। और अब ये चीज़ जब ऑप्टिमस प्राइम को पता चलती है कि एक तरफ लॉकडाउन है जो कि हमें मारने की कोशिश कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ गैल्वाट्रॉन जो कि अपनी नई टीम के साथ हम लोगों को मार रहा है, और इसी वजह से अब हमें अपनी टीम को बढ़ाना होगा जिससे कि वो उन लोगों से अच्छे से सामना कर सके। और फिर वो दिमाग लगाता है कि जिस स्पेसशिप में हम लोग आए हैं उस स्पेसशिप में कुछ एलियन रेस है जिसका नाम है डायनामोस, और अब वो उन सभी एलियन रेस को आज़ाद कर देता है। और वो लोग बेसिकली एक नॉवर्स होते हैं जिन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए उनसे पहले लड़ना होता है, उनसे जीतना होता है। और उनसे लड़ने के लिए ऑप्टिमस प्राइम अब उन्हें चुनौती देता है और कहता है कि अगर तुम लोग से मैं जीत गया तो तुम लोगों को मेरे लिए काम करना पड़ेगा और मेरी टीम में शामिल होना पड़ेगा। और वहीं पे अब नाइट से बनी हुई तलवार जो कि अब ऑप्टिमस प्राइम के पास आ जाती है, और अब ऑप्टिमस प्राइम उसी तलवार के साथ उन एलियन रेस के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और अब उसी तलवार की मदद से अब वो सभी एलियन रेस से जीत जाता है, और फिर वो उन लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और फिर वो सीधे पहुंचता है ऑटोपॉड्स के पास। और वहीं अब डायनापॉड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और वो उनके पास काफ़ी सारी पावर्स भी होती हैं।
और इसी वजह से अब वो यहाँ आकर के सभी ऑटोबॉट्स के साथ मिल करके गैल्वाट्रॉन के सभी ट्रांसफॉर्मर्स को मारने लगता है। साथ ही वो सभी अब वहीं पे गैल्वाट्रॉन, जो कि अब इन लोगों की टीम को ज़्यादा बड़ी होते हुए देख करके वो यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। अब दूसरी तरफ हमें लॉकडाउन को दिखाते हैं, जो कि अब धरती पे आ जाता है और वो अब ऑप्टिमस प्राइम से लड़ने लगता है। और यहाँ पे अब हमें ऑप्टिमस प्राइम और साथ ही लॉकडाउन के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम के पास लाइट से बनी हुई एक तलवार थी जिससे वो लड़ाई कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन जिसके पास काफ़ी सारी नई पावर्स, और साथ ही लॉकडाउन के पास एक तलवार होती है जिसके बाद वो अपनी तलवार को निकालता है और फिर वो ऑप्टिमस प्राइम के सीने में डाल देता है। वहीं पे अब ऑप्टिमस प्राइम हारता हुआ नजर आ रहा होता है और की टेगर ये सब कुछ देख रहा होता है। अब वो भी अपने वेपन को लॉकडाउन के ऊपर फायर कर रहा होता है, लेकिन लॉकडाउन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिस वक्त के टेगर फायरिंग कर रहा होता है लॉकडाउन के ऊपर, उसी बीच ऑप्टिमस प्राइम को मौका मिल जाता है कि वो अब अपने शरीर को उसके चंगों से छुड़ा ले और फिर वो दोबारा से अपनी बॉडी को एकदम मेंटेन कर लेता है। फिर वो उसी की तलवार लेकर के लॉकडाउन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। तो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।